उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उत्तराखंड सचिवालय मीडिया सेंटर में 150 यूनिटी मार्च को उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राज्य भर में एकता मार्च के रूप में मनाई जाएगी। यह मार्च 13 जनपदों में आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से माई भारत पोर्टल के माध्यम से हो चुकी है। मार्च 30 दिन तक चलेगा और लगभग 152 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। अंतिम चरण 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा, जिसका समापन गुजरात में संविधान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ होगा। आज की जो ये पीसी है वह विशेषतः एक विशेष प्रयोजन जो आप हम सब लोग जानते समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, वर्ष 2025। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है और उस जन्म दिवस को भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरे देश भर में और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में एकता मार्च के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके निमित्त प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पद यात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया रील की प्रतियोगिता है वो करेंगे, निबंध लेखन करेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। और ये सब कुछ माय भारत पोर्टल पर हम सबको दिखेगा, मिलेगा और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चूंकि ये ओपन एंट्री है तो यहाँ पर संख्या कोई सीमित नहीं है, संख्या असीमित है, जितने लोग चाहें। और एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही एज वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी स्कूल भी कर सकते हैं, एनएसएस भी कर सकती है, एनवाईके भी कर सकते हैं, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल भी कर सकते हैं, एनसीसी वाले भी कर सकते हैं, हमारे सभी युवा भी कर सकते हैं। ओपन एंट्री है तो सीनियर्स भी कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन एंट्री रखी गई है। और ये हमारा प्रारंभ हो गया है 6 अक्टूबर से। ये माय भारत पोर्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और ये सारी प्रतियोगिताएं उसमें प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें सभी देश भर के और हमारे उत्तराखंड के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा चरण जो है वह स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो इस दूसरे चरण में हम लोग राज्य स्तर पर हमारे जो 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों में हम लोग एकता मार्च हम लोग निकालेंगे। और ये एकता मार्च जो है वो 3 दिन की होगी। 3 दिन का मतलब हो गया है कि आप 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आज पेपर लीक मामले पर एकल सदस्यीय जांच आयोग की जनसुनवाई हुई। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी इस जनसुनवाई की अध्यक्षता की। सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक चलने वाली इस सुनवाई में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने अपने अनुभव, समस्याएं और शिकायतें आयोग के समक्ष रखी। युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने यह दर्शाया कि वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। आयोग का उद्देश्य है कि पेपर लीक प्रकरण की जड़ तक पहुंचकर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। देखिए, अभी तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। अभी केवल आप उस अनुसार देखें तो जनपद नैनीताल में, हल्द्वानी में हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है और आज देहरादून में हुआ है। और इसके बाद अन्य जनपद का शीघ्र ही प्रोग्राम है, क्योंकि अध्यक्ष जी का भी ये है कि इसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दें। अभी उसको नोट किया जा रहा है। सबके जनसंवाद में जो भी विचार आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और इसके बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा,
जो भी मत आ रहे हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें जांच रिपोर्ट में, और शीघ्र ही राज्य सरकार को जांच सौंप दी जाएगी। देखिए, यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर देहरादून में एक जनसुनवाई हुई और ये जनसुनवाई जो है लगातार चल रही है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काठगोदाम के बाद आज देहरादून में हुई और प्रदेश के जहां जहां इन्होंने जनसुनवाई की, छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त कराकर इसका री एग्जाम कराना चाहिए। और यहाँ पर भी 100 के 100 अभ्यर्थी अगर थे तो सबकी जुबान पर एक ही शब्द था कि री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो हमें भी लगता है कि री एग्जाम अब सरकार को जल्द इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर परीक्षार्थियों ने जो है आज कई खामियां भी गिनाई अपने अपने सेंटरों की। किसी सेंटर पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जैमर खराब है, किसी सेंटर में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जो वहाँ पर परीक्षा पर्यवेक्षक थे उनके मोबाइल वहाँ पर अलाउड हो जाते हैं। कहीं पर जो है 10:30 बजे पेपर शुरू कर दिया जाता है जबकि 11 बजे पेपर की टाइमिंग होती है, और कहीं पर जो है जो कैमरे थे उन पर जो है पन्नियां लगाई गई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इस परीक्षा की सारी गोपनीयता भंग हुई है और 21 सितंबर की इस परीक्षा को अब कैंसिल करके दोबारा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के दौरान हेली सेवाओं को सुरक्षा के नए मानकों के तहत संचालित किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, डीजीसीए और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इसकी सख्त निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हेली सेवाओं पर सीसीटीवी कैमरों और ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। केदार घाटी में एक समय में केवल 4 हेलीकॉप्टर ही उड़ान भर सकेंगे और शटल की संख्या भी तय की गई है। हेली सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित हो रही हैं, जबकि खराब मौसम में सेवाएं रोकी जा रही हैं। 3 सितंबर के बाद जब हम लोगों ने यात्रा को रिकमेंस किया तो उसमें हमारी शटल्स का नंबर और यात्रियों की संख्या जो 1012 तक रखी गई थी और शटल्स का नंबर 184 रखा गया था और 7 ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोगों ने इस यात्रा को रिकमेंस किया था। और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि सुरक्षित तरीके से या सुरक्षित कंडीशंस में ही हम यात्रियों के आवागमन को परमिट करें, और इससे लगातार डीजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईएमडी की टीम इसे मॉनिटर कर रही है और उसमें साथ ही हमारे चीफ पायलट सिरसी भी बैठे हैं। और अभी जो यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट की आईआरसीटीसी के थ्रू वो 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रखी गई है और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि सुरक्षित तरीके से किसी भी बुरी घटना या बुरी सूचना के बिना हम लोग इस यात्रा को संचालित करेंगे। सर, ये पूरी यात्रा क्लोज हो जाएगी इसके बाद, लेकिन पूरी इस यात्रा सीजन में हम देखें तो कई तरह के स्नैक्स बार हैं। आगे के लिए हम किस तरह से नई तैयारी करेंगे, क्या चीजें करेंगे? ये बड़ा क्रूशियल पीरियड था और चूंकि निरंतर एक्सीडेंट्स के बाद में जो हमें टारगेट्स दिए गए थे शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को कंप्लाई करते हुए अभी डीजीसीए की परमिशन से यात्राएं करवाई हैं और आने वाले सीजन में हम लोगों के AWOS और सीलोमीटर्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। साथ ही हमारा एक परमानेंट बेस स्टेशन जो हम लोग सिरसी या केदार वैली में बनाएंगे और हर्षिल और बद्रीनाथ जी और खरसाली में भी हमारे प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगेंगे और एक प्रॉपर किस्म का सिस्टम बनने के बाद में यात्रा जो होगी वो बेहतर तरीके से हमारी हो पाएगी और कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से यात्रा को प्रमोट करते हुए एक बैलेंस अप्रोच पे यात्रा होगी। गढ़वाल हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई समय से पूर्व बर्फबारी के बाद श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम सामान्य हो गया है। मौसम खुलते ही हेली सेवा के उड़न खटोले चलने लगे हैं और आसपास की हिमाच्छादित पहाड़ियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अलाव जलाते श्रद्धालु और संत महात्मा आस्था पथ पर दर्शन के लिए पहुंचे। धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ने से व्यापारियों, होटल संचालकों और पुरोहित समाज के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अब तक बद्रीपुरी में करीब 14,50,000 श्रद्धालुओं ने श्री हरि नारायण के दर्शन किए। उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा और उनकी रिकवरी को लेकर पुलिस का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने गुमशुदा बच्चों की शीघ्र रिकवरी की बात कही। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने बताया कि अधिकांश बच्चे वास्तव में गुमशुदा नहीं थे, बल्कि बिना बताए कहीं घूमने गए थे, जिन्हें कुछ घंटों में घर लौटाया गया। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने गंभीर मामलों में तत्परता दिखाई और बच्चों को सुरक्षित ढूंढकर परिवारों के पास भेजा। ये पुलिस की सक्रियता और प्रभावशीलता का प्रतीक है। आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से,
कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के, लड़ के, एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, एक दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, बट क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये एनसीआरबी के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तु स्थिति नहीं। देहरादून का आईटी पार्क, जिसे युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी अवसरों का केंद्र बनाने का सपना था, अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदल दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी के खुलासे के अनुसार सरकारी जमीन आरसीसी डेवलपर को फ्लैट बनाने के लिए सौंप दी गई है। केवल 25% अग्रिम राशि और आसान किस्तों की शर्तों के साथ ये सौदा हुआ, जिससे युवाओं के आईटी सपनों पर पानी फिर गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वरिष्ठ पत्रकार के इस खुलासे के बाद धामी सरकार और एमडीडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर इस आईटी पार्क का निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला पारदर्शिता और जनहित दोनों सवालों के घेरे में है। सरकार ने प्रदेश की भविष्य की नीतिगत नैतिकता और युवाओं के अधिकारों पर गंभीर चोट की है। आज एक नया खुलासा हुआ है जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने आईटी पार्क के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है, जो बहुत ही धक्का देने वाला, दुखदायी है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की एक बड़ी सोच थी कि आईटी पार्क बनेगा, वहाँ आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजीज वहाँ आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आएंगी और युवाओं को बड़ा रोजगार मिलने का काम होगा। उनके दिमाग में था कि स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी को हम बढ़ावा देंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज वहाँ आईटी कंपनीज नहीं आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं आ रही हैं, वहाँ अब बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है। और मजे की बात है कि बिड को अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 रुपये की मिनिमम बिड रखी गई, जिसमें केवल 46,000 रुपये की बोली लगी और उसके बाद उस कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीयत से और भी बहुत सारे काम किए गए। और ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि दोनों बिड आरसीसी कंपनी को दी गई और इस कंपनी के साथ को ये भी फायदा पहुंचाया गया कि केवल 25% भुगतान करना होगा, बाकी आसान किस्तों में देने की छूट इनको दी जाएगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं ये जानना चाहता हूं एमडीडीए से और सरकार से और अधिकारियों से कि क्या आईटी पार्क का गठन कंपनीज को देने के लिए हुआ था जो वहाँ फ्लैट्स बनाएंगे, या इसलिए हुआ था कि वहाँ ऐसी कंपनीज आएंगी जो सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे काम करने का काम करेंगी, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये युवाओं के संग, उत्तराखंड के संग बहुत बड़ा छल हो रहा है। सिडकुल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। SIDCUL के उद्देश्य से लोगों को बढ़ावा देना है, ना कि रियल एस्टेट कारोबारियों को बढ़ावा देना। मतलब सिडकुल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है आज की डेट में। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में देखने को मिला है। किस आधार पर कंपनी का चयन हुआ, किस आधार पर उस भूमि का चयन हुआ, किस आधार पर यह निर्णय किया गया कि वहाँ आईटी कंपनी इसको लाने के बदले बिल्डर्स को फ्लैट बनाने के लिए भूमि दी जाएगी, ये समझ से परे हुआ है। राजनीतिक और नैतिक प्रश्न भी इसमें उठता है। कानूनी रूप से यह सही हो सकता है, लेकिन नीतिगत रूप से यह अनैतिक है और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के हित में काम करे, ना कि कॉपरेटिव के हित में काम करे। यह अनैतिक निर्णय है। दीर्घकालिक नुकसान होगा क्योंकि 90 साल की लीज आपने ली है, तब ना तो लीज देने वाले का पता होगा, ना लीज लेने वाले का पता होगा, ना कि विरोध करने वालों का पता होगा। तो निश्चित ही ये दुखदायी है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की आत्मा भी आज रो रही होगी, उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी, या वो लोग भी आज रो रहे होंगे जिन्होंने ख्वाब देखा था कि आईटी पार्क वाला जो इलाका है वो इस रूप में होगा कि वहां से अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस निकल के आएंगे और राज्य के हित में काम होगा और वहां बड़ी कंपनीज आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित ही दाल में काला नहीं, पूरी दाल।
उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बच्चों के लिए खांसी और जुकाम की दवाओं, कफ सिरप के अवैध क्रय विक्रय पर सख्त कार्रवाई की। हरिद्वार में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया और कई प्रतिष्ठानों से दवाएं और मौके पर सील की गई। 7 दवाओं के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए। अनीता भारती ने अभिभावकों से अपील की कि पुराने सिरप बच्चों को ना पिलाएं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें, क्योंकि अधिक डोज से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। कहना चाह रहे हैं, हमारी ये भी बात जरूरी है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कफ सिरप जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक सॉल्वेंट बेस होता है, एक शुगर बेस होता है। अगर वो सॉल्वेंट बेस है तो उसमें डीजी और पीजी का जो होता है सॉर्बिटॉल वगैरह मिला रहता है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। तो कुछ लोगों द्वारा वो इम्प्योरिटीज की टेस्टिंग सही तरीके से ना होने की वजह से ये मार्केट में जो सैंपल आए गए उसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। तो इस चीज़ को पूर्णतया रोकने का जो है, हमारे स्टेट में ऐसी कोई घटना ना हो, हमारे द्वारा जो है पूर्ण तरीके से इस पे जो है कार्य किया जा रहा है। को चाहिए कि अगर बच्चों को कोई भी कफ सिरप वगैरह देना है तो डॉक्टर के परामर्श से ही दें, और कोई भी दवा वैसे भी जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए। बच्चों की डोज निर्धारित होती है, अगर बच्चों में अगर थोड़ा सा भी डोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। और साथ ही जो कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो, जैसा कि ये जो मेनली जो ये सिरप आया है कफ सिरप, ये बच्चों पे प्रोहिबिटेड था, बट उस डॉक्टर द्वारा अगर ये सिरप दिया गया है तो ये गलत है। और डॉक्टरों को भी इस पर सावधानी बरतनी होगी कि कौन सी डोज और कौन सा किस तरीके से देनी है और कौन सी दवा बच्चों को नहीं देनी है, ये पेशेंट को समझाना भी होगा और तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देना होगा। जो है मैसेज भी सर्कुलेट किया गया ग्रुप में, और इस मैसेज के माध्यम से भी मैं जो है मेडिकल स्टोर वालों को कहना चाहूँगी कि कोई भी दवा, कफ सिरप जो है उसके अतिरिक्त भी कोई दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को ना दें, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो दवाएं सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही अगर दी जाएं तो बेहतर होती हैं। तो सारे लोगों को सावधानी रखनी है, और अगर किसी के द्वारा अगर इस तरीके की कोई हरकत की गई और ये गलतियां दोहराई गई तो रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भरेड़ा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भगवानपुर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को हरियाणा नंबर के डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार रशीद उर्फ भूरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नयम और इजराहुल गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक रशीद के परिवार में 6 बच्चे हैं। घायल नयम को हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजन और ग्रामीण हादसे से सदमे में हैं और डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव और घायलों को कब्जे में लिया है। ये कहीं रिश्तेदारी में ईंट लेके जा रहे थे और पीछे से आया, उनने गाड़ी ठोक दी। उसमें इनके 3-4 को चोट है, 3 को, एक को कुछ कम चोट है ड्राइवर साहब को। कौन कौन लोग थे इसमें? 3 तो मजदूर थे जी इसमें, एक ड्राइवर था जी। जो मृतक है क्या? मैं अपने भट्टे पर ईंट ले जा रहे थे, लगभग रात्रि कोई 3 बजे के करीब। फिर दिन में कहीं काम करना था उन्हें, तो पीछे तेज गति से पनियाले के पास में एक ट्रक आया बहुत हाई स्पीड पे, और उसने पीछे से उन्हें ठोक दिया। एक की तो मौके पर मौत हो गई, उसका नाम था राशिद उर्फ भूरा, उम्र लगभग 35 साल होगी। और एक उनके जीजा जी थे उसी गांव के, उनका नाम था पोना कहते हैं वैसे तो, नाम नहीं है उनका, और हनीफ के लड़के उनकी डुंडा पुलिस की टीम ने चौकी डुंडा बैरियर पर अवैध कांजल कांट की लकड़ी की तस्करी को नाकाम कर दिया। चेकिंग के दौरान चालक विजय और सवार गोपाल के वाहन से कुल 597 नग कांजल कांट की लकड़ियां बरामद हुई। गोपाल गंगोरी और अगोड़ा क्षेत्र के जंगलों से लकड़ी इकट्ठा कर देहरादून सहारनपुर ले जा रहा था। एसपी उत्तरकाशी सरिता डुभाल के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार एवं एसएचओ भावना कैंथोला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। तस्कर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। कांजल लकड़ी उच्च हिमालय में पाई जाती है और औषधीय व बौद्धिक उपयोगों के लिए मूल्यवान मानी जाती है। पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को जो है
संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने संबंधित निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के लगभग डुंडा चौकी प्रभारी प्रकाश राणा अपने सहकर्मी कांस्टेबल राजेंद्र गोस्वामी, कांस्टेबल अनिल नोटियाल और पीआरडी कृति के साथ डुंडा बैरियर पर चेकिंग अभियान चला रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान एक वाहन संख्या UK 10C 1427 वहाँ पे उनके द्वारा रोकी गई और उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो है लकड़ियों से भरे बोरे थे, नग थे और उनको जब देखा तो उसमें जो है 597 नग जो है लकड़ी के पाए गए और चौकी प्रभारी को संदेह हुआ कि ये कोई जो है वन संपदा से संबंधित सामग्री है। तो उन्होंने जो है संबंधित क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी को सूचना देकर वहाँ पर बुलाया तो पता चला कि ये जो है काजल की लकड़ी के नग हैं और जो वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत जो है प्रतिबंधित है। तो इसमें जो है जो वाहन चालक हैं विजय सन ऑफ प्रेमलाल नाड़ निवासी और गोपाल बोहरा सन ऑफ चंद्र सिंह बोहरा जो नेपाल के रहने वाले हैं और हाल निवास देहरादून में, ये इनकी वो जो है लकड़ियों का वहन कर रहे थे। तो दोनों को और संबंधित सामग्री को जो है क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द करके कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है फौरन। हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल में मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज बोहरा ने एक मरीज कौशल्या देवी की जान बचाकर मानवता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। मरीज की हालत गंभीर थी, हार्ट रेट केवल 25 थी और शुगर कंट्रोल नहीं थी। डॉक्टर बोहरा ने टेम्पररी पेसमेकर डालकर मरीज को स्थिर किया और इसके बाद डुअल चैम्बर MRI कंफर्टेबल पेसमेकर लगाया। मेट्रो अस्पताल के यूनिट हेड डॉक्टर अरशद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब मरीज की हालत काफ़ी सुधर गई है और उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। इस उपचार ने मरीज और परिजनों को राहत दी। कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे 35 वर्ष का अनुभव है। मैंने करीब 35,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए और यहाँ पे मैंने एक सीरियस पेशेंट हमारे पास एडमिट हुई थी जिसकी हार्ट रेट 25 चल रही थी और ब्लड शुगर अनकंट्रोल थी। उसको हमने एडमिट करके टेम्पररी पेसमेकर लगाया। उसके बाद हमने उसको स्टेबल किया मेडिकली, ब्लड शुगर कंट्रोल करी और बाकी जो कंडीशंस थी वो कंट्रोल करके परमानेंट पेसमेकर लगाया है जो कि डुअल चैम्बर पेसमेकर है और वो 3 टेस्ला MRI कंपेटेबल है। मतलब कि उस पेशेंट का वो MRI भी हो सकता है जो पहले संभव नहीं होता। ये सुविधा वो हरिद्वार में उपलब्ध हो गई है, इसलिए पेशेंट को देहरादून या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। पहले भी 2002 से शक्ति फार्म में वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना से हुई, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो टैगोर नगर तक पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजों और धार्मिक धुनों के बीच नगरवासियों और सभी समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झांकियों में भगवान शिव का तांडव, राधा कृष्ण का नृत्य और भगवान राम लक्ष्मण सीता की झलकियां शामिल थीं, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालु जगह जगह रुककर झांकियों की फोटो खींचते नजर आए। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।